हेलो स्टूडेंट, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 जो हमने पिछले लेक्चर 10 में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। आज हम उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि हमने वह वाला कॉन्सेप्ट पिछले वाला जो लेक्चर देखा था कितना समझा इन न्यूमेरिकल्स को करके। तो देखिए, समय को खराब ना करते हुए चलिए चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, एक बेलनाकार पृष्ठ जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद की त्रिज्या r है, जिनके अनुप्रस्थ परिच्छेद फिगर दे दिया है, तो ये त्रिज्या कितनी है स्टूडेंट? r है। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक समान है। बेलन की अक्ष E के समांतर, यानी कि जो एक्सिस है ना, ए एक्सिस जो इसके अंदर से होकर गई है, ई के समांतर, देख रहे हो ना, ई के समांतर तो है ही। बेलन के प्रत्येक पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स ज्ञात करें। प्रत्येक पृष्ठ से कितना फ्लक्स हमारा पास कर रहा है वो आपको बताना है, और कह रहा है बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान बताना है, और टोटल ही बताना है, टोटल भी और अलग अलग भी। तो आप देखो, पहले हमारे बेलन के पास कितने सरफेस हैं, कितने पृष्ठ हैं। तो आपको लगेगा सर ये पहला पृष्ठ है ये वाला, और ये दूसरा पृष्ठ है ये वाला, और एक वक्र वाला तीसरा पृष्ठ है। तीन पृष्ठ हमारे पास है बेलन के पास। तो अब बेलन एक 3 डायमेंशन वाला फिगर है। 3D क्यों है? क्योंकि इसका वॉल्यूम निकलता है। तो हम कहेंगे पहले पृष्ठ से संबद्ध जो फ्लक्स का आएगा, मतलब यही बनेगा। आप लिख सकते हो पहले पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स, यानी कि φ1। फार्मूला क्या पढ़े हो? तो कहोगे सर वेक्टर E डॉट वेक्टर A, और हम जानते हैं E A cos थीटा होता है। cos थीटा हर बार लगाएंगे, ठीक है ना, चाहे उसी दिशा में जाए चाहे कहीं जाए, हर बार यही लगाएंगे। E का मान कितना है बच्चों? तो देख रहे हो E का मान तो E ही है, चलिए E है। एरिया का मान कितना है पहले वाले पृष्ठ का? तो ये हमारा वृत्त है यही, तो कहोगे सर पाई r का स्क्वायर, रेडियस कैपिटल R है। cos थीटा, अब बताइए थीटा का मान कितना रखेंगे? तो बताओ, ये हमारा पृष्ठ है, तो थीटा एंगल कहाँ का होता है? E और A के बीच का, वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। अब बताओ, इसके पृष्ठ है तो एक अंदर की ओर जाएगा, एक बाहर की ओर जाएगा। तो बताओ किधर लोगे? वेक्टर एरिया का डायरेक्शन किधर लोगे? तो हमने पढ़ा है 3D डायमेंशन में हमेशा वेक्टर एरिया बाहर की ओर आता है, यानी कि इधर। ये हमारा हो गया वेक्टर एरिया वाला इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन ही रहा है। अब बताओ इनके बीच का कोण कितना हो गया? तो कहोगे सर 180 डिग्री, ठीक है ना। 180 का मान -1, यानी कि -E पाई r स्क्वायर। पहले पृष्ठ का हो गया। दूसरे पृष्ठ पे आ जाओ, दूसरे पृष्ठ पे आ जाए तो वेक्टर E यानी E A cos थीटा, E का मान E है, और इसका एरिया कितना है स्टूडेंट? तो कहोगे सर यह भी पाई r स्क्वायर हो जाएगा। cos थीटा अब की बार बाहर की ओर, अब किधर जाएगा? इधर ही वेक्टर एरिया, इसका वेक्टर एरिया इधर ही है, और E का मान भी इधर ही है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो 0 डिग्री बनाएगा। cos 0 अंश ये हो जाएगा E पाई r स्क्वायर। 0 डिग्री पर सबसे अधिकतम मान देता है प्लस 0 डिग्री पर, ठीक है ना। और 90 से जब ज्यादा हो जाएगा तब ऋणात्मक मान देता है। जब 90 से ज्यादा हो गया तो ये प्लस का मान माइनस में आता है। जब डिग्री ए और ई के डिग्री, मतलब अगर 0 हो गया बीच में उनकी डिग्री, तो आप कहोगे अधिकतम देगा, अगर 90 से ज्यादा देगा तो ऋणात्मक देता है। अब तीसरा पृष्ठ निकाल लेते हैं बच्चों। आप कहोगे तीसरा सर वक्र वाला है, फिर कहोगे सर E A cos थीटा, E A cos थीटा, E तो E ही है, और A अभी ये निकालेंगे, क्या मतलब बनेगा भी समझिए आप। अच्छा बताइए, ये तीसरा वाला पृष्ठ है, कहीं भी कोई पॉइंट अगर लोगे तो इसका वेक्टर एरिया किधर बनेगा? पृष्ठ के लंबवत बनता है, पता है, तो लंबवत यही होगा। E और A के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो कहोगे सर cos 90 डिग्री, और ए हो जाएगा cos 90 का मान 0, टोटल 0 हो जाएगा, नहीं। अतः हम कहेंगे टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा? तो आप क्या कहोगे कि पहले वाले पृष्ठ का फ्लक्स
दूसरे वाले का प्लस, तीसरे वाले का प्लस, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए जरा फाई 1 का मान ई पाई आर स्क्वायर माइनस का, फाई 2 का मान ई पाई आर स्क्वायर और फाई 3 का मान 0, जोड़ोगे 0 आ जाएगा। तो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था कि अगर ऐसे कोई बंद पृष्ठ है, यूनिफॉर्म सब हो रहा है, कोई चीज किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो 3D का हमेशा जो टोटल आता है ना प्लस, वो 0 ही आता है। एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना? बहुत अच्छे से आ गया सर। आगे चला जाए तो पृष्ठों का ऐसे निकाल लीजिएगा और टोटल में तीनों सब जोड़ना पड़ेगा छोटा छोटा कर करके। तो सारे पृष्ठों का जोड़ लिया, टोटल निकल गया। इरेज करते हैं, आगे चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक घनाकार पृष्ठ जिसकी लंबाई L है, घनाकार यानी कि क्यूब। ऐसे क्यूब आप बनाना जानते हो, एक स्क्वायर यहां लगा दिया, एक स्क्वायर यहां लगा दिया और इनको यहां से मैच कर दिया। ठीक है ना? प्रत्येक का जो साइड है वो L है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है, घन के दो फलक वैद्युत क्षेत्र के समांतर हैं। किसी भी प्रकार करोगे ऐसे ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ऐसे जा रहा, एक समान है ना, यूनिफॉर्म, कोई बात नहीं सर, ये ई है, ई बस दिया है। घन के प्रत्येक फलक से संबद्ध फ्लक्स तथा घनाकार पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स। घन के जो 6 पृष्ठ हैं उनसे निकालना है फ्लक्स और टोटल फ्लक्स भी बताना है आपको। तो घन के 6 पृष्ठ मैं बता दूं, पहला ये लेंगे साइड वाला पहला पृष्ठ, ये दूसरा वाला पृष्ठ, ये पीछे वाला मान लो तीसरा वाला है, मतलब ऊपर वाला, नीचे वाला चौथा है, मान लो आगे वाला 5वां है, पीछे वाला 6वां है। 6 पृष्ठ है हमारे पास। कैसे? देखो यहाँ पे मैं एक माचिस की डिब्बिया लेके रखा हूं, यहाँ पे ये वाला पहला पृष्ठ, यहाँ पे 6 पृष्ठ दिखा रहा हूं आपको, हालांकि हमने ऐसे माना है, यह पहला पृष्ठ, यह दूसरा, ऊपर तीसरा, नीचे चौथा, आगे 5वां, पीछे 6वां। 6 पृष्ठ हमारे पास है। तो फाई 1 का मान निकालो जरा पहले पृष्ठ का। तो देखो जरा, आप कहोगे सर ई कॉस थीटा, ई का मान तो ई है, एरिया का मान क्या हो जाएगा इस पृष्ठ का? सब L गुणे L यानी कि L का स्क्वायर। कॉस थीटा, थीटा का मान कितना रखोगे? कहोगे सर 3D डायमेंशन का फिगर है तो आउटवर्ड की ओर वेक्टर एरिया का मान आएगा, वेक्टर एरिया, और इधर जा रहा है, इनके पीछे एंगल कितना हो गया? 180, यानी कि cos 180 का मान -a, माइनस का EL स्क्वायर हो गया। फाई 2 की बात करोगे तो कहोगे सर ई कॉस थीटा, तो यहां पे क्या पाओगे? ई और ए तो L स्क्वायर है, cos थीटा, इनका भी आउटवर्ड जाना पड़ेगा। आउटवर्ड इधर मतलब हमारा वेक्टर एरिया का भी हो गया ये, आउटवर्ड और परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर ये वेक्टर एरिया होता है। तो इधर ए भी जा रहा है, इधर ई भी जा रहा है, तो एंगल आपको दिख रहा है ना 0 डिग्री, तो cos 0 का मान 1 ही होता है। तो अब cos 0 लिख लेते हैं, यहाँ cos 180 लिख लेते हैं, ये आ जाएगा ई एल का स्क्वायर। फाई 3 तीसरा वाला ऊपर वाला मान है, ऊपर वाला जरा फिर फार्मूला पहले लिख लो, ई कॉस थीटा, ई का मान तो ई है, एरिया का तो हर पृष्ठ का L स्क्वायर आएगा। कॉस थीटा का मान कितना रखोगे अब की बार? अब देखो जरा, ये ऊपर की ओर जाएगा तो इनका वेक्टर एरिया का डायरेक्शन यह हो जाएगा, और ई का इधर, इनके बीच एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री, ये आएगा 0। फाई 4 का मान ई कॉस थीटा, ई ए का मान L स्क्वायर ही है, 4 नीचे वाला है, नीचे वाला है तो देखो मान लो नीचे वाला है तो इनका वेक्टर एरिया नीचे आएगा, और ई का मान उधर जा रहा है, ए नीचे आएगा, ई का मान इधर जा रहा है, तो ये अभी 90 हो गया, तो cos 90 ये अभी हो गया 0। 5 का मान निकाल लो जरा, 5 मतलब पीछे, 5 मतलब क्या? पीछे। अब पीछे देखो जरा, ये पीछे यही वाला है ना, पीछे जा रहा है, वेक्टर एरिया इसका पीछे जाएगा, इधर जा रहा है, तब भी 90 बनाएगा, ये अभी 0 हो जाएगा। 5 6 आगे लोगे तो इसका वेक्टर एरिया इधर आगे की ओर जाएगा ऐसे, ई का मान इधर है, तब भी 90 डिग्री, तब भी 0 बनाएगा। निकल गया ना सभी पृष्ठों का? टोटल निकाल दो, टोटल कितना आएगा सबको जोड़ दो, तो -EL स्क्वायर प्लस EL स्क्वायर, बाकी 0 है, ये अभी 0 आ गया। इस क्वेश्चन को हमने पिछले वाले वीडियो में लगवाया भी है, ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन को लिखा नहीं था हालांकि।
कितना आसान है आपका फ्लक्स निकालना, बता लोगे ना ऐसे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चकती, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक चकती 4 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखी है। चकती यानी कि अब जान रहे हो कि त्रिज्या है तो ऐसे वृत्ताकार ही होगा। मान लो चकती, हालांकि बनाया है क्वेश्चन में ऐसे, देखो चकती ऐसे है, यानी कि इसका जो वेक्टर एरिया जाएगा वो इधर जाएगा 90 डिग्री पे, इसके अक्ष से 90 पे जाएगा। और हमारा ई का मान ऐसे है, ई ऐसे है, इधर ई है, ई का मान दे भी दिया है कितना 4 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। और यही एंगल जो है ना, यही एंगल 60 अंश दिया है, यही सरफेस एरिया वाला एंगल है, यानी कि वेक्टर एरिया का कह सकते हो डायरेक्शन है यही, ठीक है ना। तो हमने फार्मूला पढ़ा है फाई ई बराबर ई cos थीटा, ई का मान 4 × 10⁻³ ए का मान, अब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो उसको बदलना पड़ेगा मीटर में, तो ये त्रिज्या कितना आ जाएगा 0.1 मीटर, और पूरा एरिया कितना हो जाएगा πr², पाई 0.1 का स्क्वायर, और cos थीटा यानी कि ई और ए के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो है, सोचना नहीं कुछ कि कहीं सवाल आगे पीछे तो नहीं है, तो आप देख रहे हो खुद दिया है। तो cos 60 का मान आपको पता है 1/2 होता है, ये 10⁻³ ये पाई, ये 0.01, ये 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 × पाई मल्टीप्लाई बाई ये 2 जीरो इनका ले लेंगे 10 आएगा 20 पाई, और इसका मात्रा क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है ना। तो कितना आसान है क्वेश्चन हमारा, आगे चला जाए, इनको मिटाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट है 5I + 10J न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में 0.2J मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पृष्ठ रखा है। तो कह रहे हैं पृष्ठ से निर्गत वैद्युत क्षेत्र की गणना करें। तो आप कहोगे सर हमने पढ़ा है फाई ई = वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ठीक है ना। जब इस टाइप के क्वेश्चन आए ऊपर कैप लगा होता है, जो कि डायरेक्शन खुद बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं खुद, तो थीटा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ई का मान आप देख रहे हो यही है, ई का मान तो हमारे यही दे दिया है, और ये हो जाएगा 5I + 10J कैप, और डाट है, और ए का मान यहां से आपको मिल गया है 0.2J। तो जो डाट वाला प्रोडक्ट होता है बच्चों, वह आई का गुणा आई में, जे का गुणा जे में, के का गुणा के में। यहाँ पे आई नहीं है तो 0I मान सकते हैं, और प्लस 0.2J, के इधर नहीं, इधर नहीं, कोई बात नहीं, कैप जरूर लगाइएगा। आई का गुणा यहाँ पे करोगे 0 हो जाएगा खुद ही, और जब ये गुणा कर दोगे ये आ जाएगा 2। अब जे नहीं लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, खाली मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड देता है, क्योंकि ये क्या है एक अदिश राशि है, दिशा थोड़ी बताएगा, ये खाली मैग्नीट्यूड देगा ना। ये 2 ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम में हमारा क्या होता है आंसर, ठीक है। तो अभी इसका अगला वाला हम फिगर वाला इक्वेशन लेते हैं आपके लिए, तो आपको समझ में आ गया ना, आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन है किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E = अब दिशा है यहाँ पे आई में भी है, जे में भी है, और ऋणात्मक वाले के में भी। इसका मतलब क्या, ये जो क्षेत्र है कुछ x अक्ष में गया है, कुछ y अक्ष में, कुछ z वाले पीछे अक्ष में गया, माइनस लगाया ना। रखी पृष्ठ वेक्टर यस, वेक्टर एरिया दे दिया है आपको यहाँ पे कि जे की ओर जा रहा है, 8J से कितना प्लस गुजरेगा। तो आप पढ़े हो फाई E = E डॉट ए, हमने कहा आपसे ना जब आई जे के लिया रहेगा कोई एंगल नहीं, वो दिशा खुद बता रहे हैं। तो E का मान दिया है 2I कैप + 3J कैप - 4K कैप, मतलब समझ रहे हो ना,
कुछ फील्ड आगे आई की ओर जा रहा है एक्स वाले अक्ष में, कुछ वाई वाले, कुछ जेड वाले में जा रहा है, ठीक है, जेड के ऋणात्मक में। और ए का मान दिया है कितना, यही हमारा एरिया है 8J। तो बताओ जब डाट लगा है तो गुणा जे वाले केवल जे में होगा, तो कितना आ जाएगा 24 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहाँ पे जे नहीं लिखते बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जे लिख दोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जे लिखोगे दिशा बताने लगेगा और दिशा इसका होता नहीं है, यह केवल मैग्नीट्यूड देगा। स्केलर है ना, स्केलर क्वांटिटी होता है, तो जे लिखने का प्रयास बिल्कुल ना करना। यहां जाओ अगले वाले में, ये समझाते हैं आपको। वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई का मान फिर दिया, दिशाओं में दिया है 3/5 E0 I, इतना I की ओर जा रहा है एक्स अक्ष में और इतना Y अक्ष में जा रहा है, ठीक है, जे कैट। जहां E0 का मान 1000 है, 0.1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली समतल प्लेट वाई जेड तल में रखी है। अब देखिए जरा, ये मान लो आपका एक्स वाई जेड है, ये एक्स वाला अक्ष है, वाई वाला और ये जेड वाला, ठीक है। तो जो प्लेट है वाई जेड, अब आपको बनाना पड़ेगा ना, तल बनाते हैं आपके लिए पहले। ए देखिए, ये हो गया ए एक्स वाला, ये वाई वाला, ये जेड वाला। और मान लो हमने यह प्लेट ऐसे रखी है, वाई जेड तल यही है, यही जेड और वाई यही वाला आएगा ना इधर वाला, तो इसका वेक्टर एरिया का डायरेक्शन किधर जाएगा, किधर जाएगा इसका वेक्टर एरिया डायरेक्शन? तो कहोगे सर या तो आगे या तो पीछे, लेकिन अक्सर हम धनात्मक लेने का प्रयास करते हैं, तो इसका किधर जाएगा, इधर आगे की ओर, आगे के यानी कि एक्स अक्ष की ओर। जब ये प्लेट आप यहां पे रखोगे, जब प्लेट आप यहां पे रखोगे कुछ इस टाइप से, तो जो इसका देखे हो ना, इसका एरिया इधर जाएगा, यानी कि एक्स अक्ष वाले पे। और एक्स अक्ष क्या होता है, आई कैप, आई कैप, ठीक है ना। अब हो गया, हम जानते हैं वेक्टर जो फाई ई आएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ये हो गया 3/5 E0 आई कैप प्लस 4/5 E0 जे कैप। और डॉट लग गया, यहाँ पे गुणा मत लगाना, नहीं तो क्रॉस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मान कितना 0.1 और डायरेक्शन आई कैप, क्योंकि इधर जा रहा है। गुणा कर लो, केवल आई में गुणा होगा तो इन पूरे का गुणा, आई को छोड़ के, ये हो जाएगा 0.3/5 E0। और E0 का मान कितना दिया है 1000, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300/5, ये हो जाएगा 60 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो कोई भी अगर डायमेंशन वाला क्वेश्चन आता है ऐसे, तो फिगर आप बना लीजिएगा, ताकि दिशा हमको पता चल जाए, हम उसका मान वेक्टर एरिया का मान निकाल सकें, वेक्टर एरिया का डायरेक्शन निकाल सकें। और यह तभी संभव है जब आप क्या किए रहोगे, जब देखे रहोगे इस फिगर को, तभी यह कर भी पाओगे आप, ठीक है ना। और आपको यही बताते चले कि यह जो ई था ना, आई और जे कैप दोनों दिशाओं में था, तो यह आई में भी चल रहा था और जे में। आई जे का मतलब फिगर ऐसे बन जाएगा बच्चों कि आई में भी चल रहा है, दोनों में चल रहा है ना, दोनों में चल रहा है, ठीक है ना। इसीलिए आई और जे लिखा था। तो यहां पे जब दिशाएं दे देता है ना, तो हमको क्वेश्चन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि थीटा निकालें यहां से। आई जे वाले में, आई जे के वाले में हमको थीटा की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। देखो ये वाला कुछ आई में भी जा रहा है और कुछ जे में भी जा रहा है, ऐसे तो दिशाएं दे दी है, तो थीटा कोई हमको काम नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कंपटीशन लेवल का। कह रहा है कि एक खोखले बेलन के भीतर क्यू कूलम आवेश रखा है। मान लो एक खोखला बेलन है ऐसे, इसके भीतर क्या है, क्यू कूलम चार्ज रखा है, ठीक है। यदि बेलन के वक्रीय पृष्ठ से, बेलन का वक्री ए वाला पृष्ठ, इसके पृष्ठ से 5 वोल्ट मीटर वैद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर भी होता है, ठीक है ना। कह रहा है कि 5 वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम उसी को कहा जाता है। वैद्युत फ्लक्स निर्गत हो तब बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। एक समतल यानी कि या तो इससे या तो इससे,
चूंकि बेलन है ये दोनों सिमेट्रिक होंगे, समान होंगे, तो जितना इनसे गुजरेगा उतना इनसे गुजरेगा। अगर 10 इनसे गुजरेगा 10 इनसे भी गुजरेगा, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप जानते हो हमने पिछले वाले लेक्चर नंबर 10 में फ्लक्स वाले में हमने आपको बताया था कि अगर कोई हमारे पास मतलब कि कोई 3D वाला फिगर है, उसके अंदर क्यू चार्ज रखा है, तो टोटल जो फ्लक्स होगा क्या होगा, अंदर जो आवेश रखा है उसके अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये हमने प्रूव किया है। तो टोटल फ्लक्स तो हमारा यही हो गया, टोटल फ्लक्स। अब हमारे पास 3 पृष्ठ हैं, ये इनसे भी गुजर रहा होगा, इनसे भी गुजर रहा होगा और इनसे भी गुजर रहा होगा, तीनों पृष्ठों से, ठीक है ना। तो हम कहेंगे चूंकि जो टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू पहला वाला पृष्ठ, दूसरा वाला पृष्ठ, तीसरा वाला पृष्ठ, यहीं से तो क्या आया होगा, और इसका मान है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और जितना पहले से गुजरेगा उतना दूसरे से भी गुजरेगा। इसको हम कह सकते हैं 2 फाई, दोनों बराबर है ना। और तीसरा वाला वक्र वाला है, यह पहला पृष्ठ, ये दूसरा पृष्ठ, ये तीसरा वक्र वाला, इनसे कितना गुजर गया, फाई गुजर गया, प्लस फाई। और इनको यहां पे फाई ना माना जाए, इनको कुछ और ताकि लगे, हाँ मान लो ए लिख देते हैं, फाई ए। ये दोनों बराबर है बच्चों, ठीक है ना, यानी कि फाई ए अभी है और फाई मान लिया गया है थोड़ी देर के लिए, तो दोनों बराबर है, तो जोड़ लेंगे ना, 2 फाई ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 फाई, और हमको फाई ए का मान निकालना है, इन्हीं दोनों से कितना गुजर रहा है। तो ये हो जाएगा एफ क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट माइनस का फाई, इधर आएगा माइनस का फाई हो जाएगा, फाई ए इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट माइनस का फाई, और इधर लाओगे तो जाएगा 1/2। ये हमारा क्या होगा, आंसर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है ना। यानी कि इस वाले पृष्ठ से भी इतना फ्लक्स गुजरेगा और इस वाले से भी इतना गुजरेगा, क्योंकि इसको भाई मैंने फाई ए मान लिया था, ये अभी फाई ए, दोनों बराबर होने के नाते बराबर मान लिया। फाई ए का मान आ रहा है इतना 1/2 कि वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, इतना फ्लक्स इधर से गुजरेगा उतना फ्लक्स उधर से गुजरेगा। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम हुई क्वेश्चन में? इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, बट आपको डायरेक्शन का ध्यान देना है। अक्सर बच्चे कंपटीशन लेवल वाले क्वेश्चन में डायरेक्शन में कमी कर देते हैं। वेक्टर एरिया का डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, और जो कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू लेनी है वह वेक्टर एरिया, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की एंगल को आपको टेकअप करना है वहां पे, ठीक है ना। तो इतने ही क्वेश्चन आज के लिए। अब इसके बाद जो भी आपके पास क्वेश्चन कहीं से भी होंगे, किसी भी लेवल के होंगे, आप लगा सकते हो। और अगर आप पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हो तो जाके कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो, ताकि कहीं से भी आप किसी भी क्वेश्चन में फंसो ना, तुरंत उसके आंसर देना सीख जाओ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ में आया होगा। तो आप कमेंट बॉक्स, लाइक बटन का यूज अवश्य करें। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में गॉस थ्योरम के साथ, ठीक है ना। पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, चलते हैं।